आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नस्र के सबक नंबर 8 का, और इस सबक का उन्वान है गालिब जदीद शोरा की मजलिस में। ये एक तंज़ो मज़ाहिया मज़मून है और कन्हैया लाल कपूर का मज़मून है। सबक को मैंने 5 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमने तंज़ो मज़ह के हवाले से मालूमात हासिल की। तंज़ो मज़ह क्या होता है, किस तरह लिखा जाता है और उर्दू अदब में तंज़ो मज़ह की क्या हैसियत है, इन हवालात से हम मालूमात हासिल कर चुके हैं। सबक के दूसरे हिस्से में हमने कन्हैया लाल कपूर की ज़िंदगानी के हवाले से मालूमात हासिल की। कन्हैया लाल कपूर की ज़िंदगानी के हवाले से भी और साथ ही तर्ज तहरीर की खुसूसियात के हवाले से भी हमने अहम मालूमात हासिल की है। यहाँ मैं तीसरा हिस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। इस सबक में हम गालिब जदीद शोरा की मजलिस में का पहला हिस्सा का मुताला करेंगे। इस सबक को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में गालिब के मजलिस में आने की हालात बयान किए गए हैं और फिर वो शायरी सुनते हैं और किस तरह के उनके अंदाज हैं, इस हिस्से में शामिल किया गया है। और जो चौथा हिस्सा है वहाँ गालिब के मजलिस से निकलने के, परेशान होकर निकलने के हालात बयान किए गए हैं। इसके बाद जो सबक का 5वां हिस्सा होगा वो इस सबक में दिए गए सवालात के जवाबात पर मुनहसिर होगा। तो हम शुरू करते हैं सबक का तीसरा हिस्सा, गालिब का जन्नत से मजलिस में तशरीफ़ लाना। बच्चों, ये एक तंज़िया मज़मून है और मज़ाहिया मज़मून है। तंज़ो मज़ा के ज़रिए कन्हैया लाल कपूर ने जदीद नज़्मों की और जदीद नज़्म निगारों की सच्चाई बयान की है। जदीद नज़्म निगार जदीदियत के नाम पर किस तरह के कारनामों को अंजाम दे रहे थे, क्या क्या वो कारनामे कर रहे थे, और ऐसी चीज़ें भी शामिल कर रहे थे जिन्हें नज़्म हम नहीं कह सकते या जिन्हें हम सुखन नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी वो सुखन के नाम पर वो चीज़ें पेश कर रहे थे। अब चूंकि दौर जदीदियत का था और सभी जदीदियत के हामी थे, तरक्की पसंदियत के हामी थे, तो सीधे तौर पर कोई उनकी मुखालिफत नहीं कर सकता था, उनके सामने खड़ा नहीं हुआ। लेकिन कन्हैया लाल कपूर जो किसी की भी हिमायत नहीं करने के लिए जाने जाते हैं, किसी का भी लिहाज नहीं करने के लिए जाने जाते हैं, आपने ये बीड़ा उठाया और अपने हम असरों का, अपने दोस्तों का, अपने साथ रहने वाले शोरा का हाल बयान किया है। आपने उन शोरा के नाम बदलकर दूसरे नामों से शामिल किया और हमें महसूस हो जाता है कि किस शायर का शामिल किया गया है, ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, और फिर बहुत तीखे तंज इनके ऊपर किए। इनकी शायरी का भी आपने सच्चाई बता दी कि ये जिसे शायरी समझते हैं वो मुआशरे की नज़र में क्या है, लोगों की नज़र में क्या है, और फिर साथ में आपने इस मजमून में गालिब को भी शामिल कर दिया। गालिब को जन्नत से बुलाया, ख्याली तौर पर बुलाया और इस मजलिस में शामिल कर दिया। जदीद शोरा की मजलिस हो रही है और उस मजलिस में मिर्ज़ा गालिब को बुला लिया गया है, और फिर मिर्ज़ा गालिब के नज़रिए को भी आपने जाहिर किया है कि अगर आज मिर्ज़ा गालिब मौजूद होते तो इस जदीद शायरी के ऊपर उनका क्या रुख रहता, किस तरह से वो इस जदीद शायरी को देखते और क्या इसको शायरी भी करार देते या नहीं देते, इन चीज़ों का बहुत बारीकी से आपने यहाँ पर इसमें इजहार किया है। मिर्ज़ा गालिब भी हैं यहाँ पर और जदीद शोरा भी हैं, जिनके नाम मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पैरोडी की तरह आपके उनके नाम इस्तेमाल किए गए हैं। मैंने बताया था आपको पैरोडी यानी नकल कर देना। यहाँ जदीद शोरा की नज़में भी शामिल हैं, जदीद शोरा के गीत भी शामिल हैं, लेकिन सभी पैरोडी की शक्ल के अंदर हैं। जो नज़में हैं वो भी पैरोडी की शक्ल में हैं। जदीद शोरा की नज़मों को, मशहूर नज़मों को हू बहू शामिल ना करके कुछ तब्दीलियां करके यहाँ पर शामिल किया गया है, पैरोडी की शक्ल में शामिल किया गया है। तो इस मजमून के ज़रिए जदीद शायरों के ऊपर तंज किया गया है और साथ ही कुछ तंज इन्होंने कदीम शोरा के ऊपर भी किया है। कदीम शोरा का रवैया क्या था, वो किस तरह के नज़में लिखते थे, किस तरह की गज़लें लिखते थे, उनकी गज़लों और नज़मों की वजह से मुआशरे को क्या नुकसानात का सामना करना पड़ा है, क्या परेशानियाँ उठानी पड़ी हैं, वो भी आपने दिखाया है कि कदीम शोरा सिर्फ हुस्न और इश्क की बातों तक महदूद थे। उन्होंने कभी सच्चाई की तरफ तवज्जो नहीं की, सच्ची बातों को सामने नहीं ला पाए। तो उन बातों का मुताला भी यहाँ पर, उन बातों के हवाले से भी मालूमात यहाँ पर दी गई है। तो तंज किया है और गहरा तंज किया है। आपको बताया मैंने कि कन्हैया लाल कपूर का तंज तेज नश्तर की तरह होता है, अंदर तक घुस जाता है, गहराई तक घुसता है। अब जब गहराई तक घुसता है तो उन्होंने किसी का लिहाज नहीं किया। उन्होंने गालिब और गालिब के हम असर शोरा के हालात भी बयान कर दिए हैं कि वो किस तरह की गज़लें लिखते थे, किस तरह की नगमे लिखते थे, और जदीद शोरा के हालात का भी बयान कर दिया है कि जदीद शोरा भी अपने लिहाज से जो शायरी कर रहे हैं वो भी
मन मर्जी की शायरी कर रहे हैं, जो चीज़ें शायरी के अंदर शुमार नहीं होनी चाहिए उनको भी वो शायरी के अंदर शुमार कर रहे हैं। तो बड़े गौर से पढ़ना है बच्चों इस सबक को, बड़ा मज़ा आएगा आपको, और आप सोचेंगे थोड़ा तो ये सबक आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आज़ाद नज़्म, नसरी नज़्म, इनके हवाले से भी हम और मालूमात हासिल करेंगे। शुरू करते हैं हम गालिब का जन्नत से मजलिस में तशरीफ़ लाना। दौरे जदीद के शोरा की एक मजलिस में मिर्ज़ा गालिब का इंतज़ार किया जा रहा है। दौरे जदीद के शोरा की एक मजलिस बुलाई गई है, मजलिस बैठ गई है। अब उस जलसे के अंदर मिर्ज़ा गालिब को भी मद्दऊ किया गया है। मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल काफ़ी बरस पहले हो चुका है, लेकिन उनको जन्नत में बुलावा भेजा है। जन्नत से मिर्ज़ा गालिब आने वाले हैं, उनका इंतज़ार हो रहा है। इस मजलिस में तकरीबन तमाम जलीलुल क़द्र शायर मौजूद हैं, तशरीफ़ लाए हैं। शायर, शोरा शायर की जमा है, और जलीलुल क़द्र बड़ी शान वाला, निहायत मुअज़्ज़िज़। दौरे जदीद के जो मुअज़्ज़िज़ शायर हैं, बड़ी आन वाले शायर हैं, बड़े मर्तबे वाले शायर हैं, वो शामिल हैं। अब मिसाल के तौर पर उनके नाम शामिल किए गए हैं। मीम नून अरशद हीराजी, डॉक्टर कुर्बान हुसैन खालिस, मियाँ रकीक अहमद खूगर, राजा मेहर अली ख़ां, प्रोफेसर गैज़ अहमद गैज़, बिक्रमाजीत वर्मा, अब्दुल हई निगाह वगैरह वगैरह। ये दौरे जदीद के अहम शायरों के नाम दिए गए हैं। लेकिन बच्चों ये असल नाम नहीं है, ये पैरोडी नाम है। मैं आपको असल नाम एक बार बता देता हूँ, तब आपको जहन में रह जाए ये बात कि ये कौन कौन से शोरा हैं। और ये सभी जदीद शायर हैं, अपनी शायरी के लिए मशहूर हैं। और ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने ख़राब गज़लें करी हैं, ख़राब नज़में लिखी हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छी नज़में लिखी हैं। जदीदियत के अंदर भी इन्होंने बहुत नाम कमाया है, और इन नज़मों को आपने उरूज के ऊपर पहुँचाया है। तो यहाँ पर दे रखा है मीम नून अरशद। बच्चों ये हैं नून मीम राशिद, बड़ा नाम है शायरी का, नून मीम राशिद। फिर उसके बाद हीरा जी है, तो ये हीरा जी नहीं है, ये मीरा जी है। डॉक्टर कुर्बान हुसैन खालिस, ये हैं डॉक्टर तकदीस हुसैन खालिद। मियाँ रकीक अहमद खूगर, ये हैं मियाँ अहमद रफ़ीक अख्तर। मियाँ अहमद रफ़ीक अख्तर ये आज़ाद नज़मों के लिए जाने जाते हैं अपने, और बहुत अच्छे शायर हैं। राजा मेहर अली ख़ां, ये हैं राजा मेहदी अली ख़ां। मैंने बताया आपको पैरोडी के अंदाज में ये शामिल किए गए हैं, नामों को इनको असल नामों से बदल दिया। तो ये पैरोडी, नाम भी पैरोडी हैं, और इनकी जो अंदर नज़में दी गई हैं वो भी पैरोडी हैं। प्रोफेसर गैज़ अहमद गैज़, इनको तो बच्चों आप जानते होंगे, प्रोफेसर फैज़ अहमद फैज़। बिक्रमाजीत वर्मा, ये इंद्रजीत वर्मा हैं। अब्दुल हई निगाह, यहाँ पर बच्चों इसरारुल हक मजाज को शामिल किया गया है, मजाज लखनवी के नाम से जाने जाते हैं। यकायक मिर्ज़ा गालिब दाखिल होते हैं। अब ये जो शोरा हैं ये बैठे हुए हैं, मजलिस तैयार है, इंतज़ार हो रहा है कि मिर्ज़ा गालिब आएंगे। अचानक, यकायक अचानक मिर्ज़ा गालिब दाखिल होते हैं। उनकी शक्ल सूरत बैना वही है जो मौलाना हाली ने यादगार गालिब में बयान की है। बैना हूबहू, वैसी की वैसी ही। अब गालिब को तो किसी ने देखा नहीं, गालिब की शक्ल सूरत कैसी है, कैसे दिखते थे, क्या उनका अंदाज था, क्या उनका चाल चलन था, ये सब मौलाना हाली की किताब यादगार गालिब के अंदर उन्होंने उनका हुलिया खींचा है, नक्शा खींचा है। तो इन्होंने सबका मुताला किया हुआ है, तो वही हाल है, वही हुलिया है जो यादगार गालिब के अंदर बयान किया गया है। और यादगार गालिब किसने लिखा थी? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। तो शोरा देख रहे हैं उनको, सोच रहे हैं कि इनकी शक्ल सूरत हूबहू वैसी की वैसी ही है जैसी मौलाना हाली ने यादगार गालिब में बयान की है। उनके हाथ में दीवाने गालिब का एक नुस्खा है, एक किताब है दीवाने गालिब के नाम से, जिसमें गालिब के अशार शामिल हैं। इन गालिब के अशार का मजमुआ है दीवाने गालिब। तमाम शोरा खड़े होकर अदब बजा लाते हैं, गालिब के अदब के अंदर खड़े हो जाते हैं, आदाब बजा लाते हैं और गालिब की ताज़ीम करते हैं। अब यहाँ पर मुकालमे शुरू हो रहे हैं। गालिब दूसरे शोरा से मुखातिब हैं। गालिब कहते हैं, हज़रात, मैं आपका निहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे जन्नत में दावतनामा भेजा और इस मजलिस में मद्दऊ किया। मेरी मुद्दत से आरज़ू थी कि दौरे जदीद के शोरा से शर्फ़ नियाज़ हासिल करूँ। मद्दऊ करना, दावत देना, और शर्फ़ नियाज़ किसी मोहतरम या बुज़ुर्ग शख्स को देखने या उससे मिलने का एज़ाज़, किसी बुज़ुर्ग की खिदमत में
हाज़िरी देना। यानी गालिब कह रहे हैं कि मेरी बड़े दिन से तमन्ना थी कि मैं भी दौरे जदीद के शोरा से मुलाकात करूं, और आज मुझे ये शर्फ हासिल हो गया है, मुझे मुलाकात का शर्फ मिल गया है कि मैं दौरे जदीद के इतने बड़े बड़े शोरा के बीच के अंदर हाजिर हूँ, इनके बीच में बैठा हूँ। तो शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि इस मजलिस में मुझे मदऊ करने का शुक्रगुजार हूँ मैं। एक शायर कोई मजलिस में से बोलता है, ये आपकी ज़र्रा नवाजी है, वगरना वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। यहाँ पर ये गालिब का ही शेर यहाँ पर लिख दिया। ज़र्रा नवाजी कह रहे हैं कि ये तो आपकी ज़र्रा नवाजी है, बड़प्पन है जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं, आपके सामने हकीर हैं, लेकिन ये आपका बड़प्पन है कि आप ज़र्रे को भी इतना नवाज रहे हैं, ज़र्रा नवाजी है आपकी। और कहते हैं कि वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। अब गालिब कहते हैं, रहने भी दीजिए इस बेजा तारीफ़ को, मन आनम के मन दानम मैं क्या हूँ ये मैं ही जानता हूँ। तारीफ़ के जवाब में अपनी आजिज़ी जाहिर करने के लिए कहते हैं। ये एक फ़ारसी फ़िक्रा है जो इस्तेमाल होता है ज़्यादातर अपने हालात को बयान करने के लिए। कोई किसी की तारीफ़ करता है तो वो कहता है कि मन आनम के मन दानम, मेरा क्या हाल है ये तो मैं खुद ही जानता हूँ। आपको मैं आराम में नज़र आ रहा हूँ, आपको मैं अच्छा लग रहा हूँ, चलता फिरता लग रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर क्या बीत रही है, क्या गुजर रही है, ये तो मैं ही जानता हूँ। तो गालिब कहते हैं कि मेरी तारीफ़ मत कीजिए, मैं क्या हूँ ये तो मैं खुद जानता हूँ, किस तरह से मेरे हालात है मैं खुद ही जानता हूँ। मन आनम के मन दानम। दूसरा शायर, तशरीफ़ रखिएगा, कहिए जन्नत में खूब गुजर रही है। आप तो फरमाया करते थे हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। गालिब का ही तो शेर ही है। तो शोरा जो मुखातिब है गालिब से, गालिब के अंदाज में ही हम कलाम है, गालिब के अशार के ज़रिए ही बात कर रहे हैं। गालिब ने अपना हाल बयान किया कि भाई मेरा हाल अच्छा नहीं है, तो फिर अब गालिब को तशरीफ़ रखने ही कहते हैं दूसरे शायर, और कहते हैं कि जन्नत में आपकी खूब गुजरती होगी, क्योंकि आप तो पहले ही कहते थे ना कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। तो अब बताइए जन्नत के क्या हाल है, और आप जन्नत से आ रहे हो, बताइए हमें भी जन्नत में क्या होता है। गालिब जवाब दे रहे हैं, भाई जन्नत भी खूब जगह है, जब से वहाँ गया हूँ एक शेर भी मौजू नहीं कर सका। मौजू यानी एक शेर भी तैयार नहीं कर सका, शेर को शायरी के अंदर नहीं बांध सका। तो कहते हैं कि जन्नत बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छी जगह है, और वहाँ इतना लुत्फ़ आता है मुझे कि मुझे शायरी का वक्त ही नहीं मिलता। जब से मैं जन्नत में गया हूँ एक भी शेर नहीं लिख सका हूँ। दूसरा शायर, ताज्जुब है, जन्नत में आपको काफ़ी फरागत है, और फिर हर एक चीज़ मुयस्सर है, पीने को शराब है और इंतकाम लेने को परिज़द, और इस पर यह फिक्र कोसों दूर कि आपका बंदा और फिरूं नंगा, आपका नौकर और खाऊं उधार। गालिब कह रहे हैं कि जन्नत में मैं जब से गया हूँ एक भी शेर नहीं लिख पाया हूँ, कोई शायरी मेरे जहन में नहीं आती तो मैं नहीं लिख पाया हूँ। तो दूसरा शायर कोई मजलिस में से उठा और गालिब से कहता है कि बड़ी ताज्जुब की बात है, जन्नत में तो काफ़ी फरागत है आपको, फरागत यानी फुर्सत, वक्त ही वक्त है वहाँ पर, आपको काम क्या है, और फिर हर चीज़ मयस्सर है जन्नत में। शराब के आप शौकीन हैं, शराब भी है, और आप अपनी शायरी के अंदर परिजात से बदला लेने की बात किया करते थे, तो वहाँ तो परिजात भी मौजूद है, बदला भी ले लिया आपने, परिजात भी हैं, और वहाँ पर हर चीज़ मयस्सर है, आपके ऐशो इशरत का सब सामान मुहैया है, कोई फ़िक्र ही नहीं है आपको। दुनिया में तो आप फ़िक्र में मुब्तला रहते थे, गरीबी मुफलिसी में तुम्हारा ज़िंदगी गुजर हो रही थी, आपका बंदा और फिरूं नंगा, आपका नौकर और खाऊं उधार। मिर्ज़ा गालिब जब बहादुर शाह ज़फ़र के नौकर हो गए थे तो आपको हर 6 महीने में तनख्वाह मिलती थी, 6 महीने बाद तनख्वाह मिलने की वजह से आपके ऊपर बड़ा कर्ज हो गया था, सूद के ऊपर कर्ज लेते और उसके ऊपर आपकी ज़िंदगी गुजर बसर हो रही थी। 6 महीने में तनख्वाह आती तो वो पूरी की पूरी सूद के अंदर चली जाती थी। तब आपने बहादुर शाह ज़फ़र को कता लिखा था अपनी तनख्वाह महीने के महीने देने के लिए। उस कता का एक शेर यहाँ पर शामिल किया गया है, आपका बंदा और फिरूं नंगा, आपका नौकर और खाऊं उधार। तो उस कता को भी शामिल कर लिया गया है कि यहाँ पर दुनिया में तो आपका ये हाल था कि आपको खाने के लाले पड़ रहे थे, मुफलिसी में ज़िंदगी गुजर रही थी, तो जन्नत में तो कुछ भी काम नहीं है, आराम ही आराम है।
अब वहाँ भी आप शेर नहीं लिख पा रहे हैं, अजीब बात है। वो ताज्जुब कर रहा है। बावजूद इसके कि आप कुछ लिख, अब ये बोलने से पहले ही उनको दूसरा शायर रोक देता है। ये कहते हैं बावजूद इसके आप कुछ लिख नहीं पाते, इतना आराम के बाद भी आप नहीं लिख पा रहे हैं। तो बीच में एक शायर ने टोक दिया, तीसरे शायर ने, और वो बात काट कर कहता है, सुनाइए इकबाल का क्या हाल है। अल्लामा इकबाल के बारे में बात हो रही है, वो भी जन्नत में है, उनका भी इंतकाल हो चुका है। तो सुनाइए इकबाल का क्या हाल है। गालिब, वही जो इस दुनिया में था, दिन रात खुदा से लड़ना झगड़ना, वही पुरानी बहस, मुझे फिक्र है जहां क्यों हो, जहां तेरा है या मेरा। अल्लामा इकबाल बड़ी सोचो फिक्र वाली शायरी करते थे, और उनकी शायरी फलसफियाना शायरी होती थी। तो उनका अंदाज ये था कि मुझे जहां की फिक्र क्यों हो, जहां मेरा है या तेरा है। तू तेरा जहान है, तू जहान का मालिक है, तू ही फिक्र कर, तेरा ही जहान है। तो ये कह रहे हैं गालिब कि वहाँ भी वो अल्लाह से लड़ रहे हैं, अल्लाह से बहस चलती रहती है, वहीं अल्लाह के सामने वो आजिज़ी और उसी तरह की बातें करते रहते हैं जो दुनिया के अंदर किया करते थे। पहला शायर, मेरे ख्याल में वक्त काफ़ी हो गया है, अब मजलिस की कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। दूसरा शायर, मैं कुर्सी सदारत के लिए जनाब मीम नून अरशद का नाम तजवीज़ करता हूँ। अब इनके असल नाम मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ ये रहे हैं, लेकिन जहन में आप वही नाम रखिए, ताकि जब इनकी शायरी आएगी तो उनकी खुसूसियात भी आपको पता चल जाएगी। कन्हैया लाल कपूर ने जो पैरोडियाँ लिखी हैं, वो भी खुसूसियात के मुताबिक लिखी हैं। जिस शायर की जो खासियत है, उसी अंदाज में आपने उसकी नज़्म की पैरोडी लिखी है। तो मीम नून अरशद का नाम तजवीज़ करता हूँ। दूसरे शायर ने इनका नाम तजवीज़ किया कुर्सी सदारत के लिए। तीसरा शायर, और मैं तायद करता हूँ, तायद यानी मैं हिमायत करता हूँ कि हाँ, मीम नून अरशद को सदर बना दिया जाए, नून मीम राशिद को सदर बना दिया जाए। अरशद साहब कुर्सी सदारत पर बैठने से पहले हाज़रीन मजलिस का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने मुझे सदर बनाया, इस इतनी बड़ी मजलिस का सदर बनाया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अब मीम नून अरशद साहब कह रहे हैं, मेरे ख्याल में इब्तिदा मिर्ज़ा के कलाम से ही होनी चाहिए। मैं निहायत अदब से मिर्ज़ा मौसूफ से दरख्वास्त करता हूँ कि अपना कलाम पढ़ें। मीम नून अरशद कुर्सी संभाल ली, बैठ गए। अब कहते हैं कि भाई हमारे मेहमान हैं मिर्ज़ा गालिब, शुरुआत हम इन्हीं से करते हैं और इल्तिजा करते हैं कि मैं मिर्ज़ा साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपना कलाम सुनाएं। मिर्ज़ा मौसूफ, जो उसके अंदर वस्फ़ हो, खूबियों वाला मौसूफ कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हों। तो मिर्ज़ा गालिब तो गालिब थे, बड़ी खूबियों के मालिक थे, इसलिए इनको मिर्ज़ा मौसूफ कहा जा रहा है और दरख्वास्त कर रहे हैं कि अपना कलाम पढ़िए। अब गालिब देखिए क्या जवाब दे रहे हैं, भाई जब हमारे सामने शम्मा लाई जाएगी तो हम भी कुछ पढ़कर सुना देंगे। गालिब जिस दौर के अंदर थे, उस दौर में मजलिसों में शम्मा रहती थी। जो शायर शायरी पढ़ता था उसके सामने शम्मा ले जाकर रख दी जाती थी। इसका मतलब है कि अब शायरी उस शायर की है, उसकी बारी है, वो पढ़ेगा। शम्मा सामने रखने का मतलब ये है, जिसके भी सामने शम्मा रख दी गई उसका नंबर आ गया है, अब वो अपनी नज़्म या अपनी गज़ल पढ़कर सुनाएगा। तो उस वक्त के आदाब जो थे वो इस वक्त बदल चुके थे, अब तो लाइटें लग गई, अब शम्मा की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मिर्ज़ा की आदत वही थी, तो मिर्ज़ा यही कह रहे हैं कि भाई जब शम्मा महफिल हमारे सामने आ जाएगी तो हम भी कुछ पढ़कर सुना देंगे। तब अरशद साहब कह रहे हैं, माफ़ कीजिएगा मिर्ज़ा, इस मजलिस में शम्मा वगैरह किसी के सामने नहीं लाई जाएगी। शम्मा के बजाय यहाँ 50 कैंडल पावर का लैंप है, उसकी रोशनी में हर एक शायर अपना कलाम पढ़ेगा। मिर्ज़ा गालिब को याद दिला रहे हैं कि अब वो ज़माने गए जब शम्मा सामने लाई जाती थी और उसके बाद कलाम सुनाया जाता था। अब तो लैंप जल रहा है, खूब रोशनी ही रोशनी है, जिसका मन चाहे, जिसका नंबर आ जाए वो पढ़े। गालिब, बहुत अच्छा साहब, तो गज़ल सुनिएगा। गालिब अपनी गज़ल सुनाएंगे और पहला शेर कौन सा सुनाते हैं, बाकी शोरा कहते हैं इरशाद। गालिब, अर्ज क्या है, खत लिखेंगे गरचा मतलब कुछ ना हो, खत लिखेंगे गरचा मतलब कुछ ना हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के। गालिब ने जैसे ये शेर सुनाया, बाकी शेर हंसने लग गए। मिर्ज़ा हैरान होकर उनकी जानिब देखते हैं। गालिब का शेर सुनकर
गालिब ने शेर सुनाया कि खत लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो, खत लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के, इसीलिए खत लिख रहे हैं कि हम तुम्हारे नाम के आशिक हैं, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है खत लिखने के। तो जब गालिब का ये शेर सुनते हैं दौर जदीद के शोरा, तो उनको बेईमानी मत लगता है कि गालिब क्या फिजूल बातें कर रहे हैं, जब कुछ मतलब ही नहीं है तो खत क्यों लिख रहे हैं भाई, कुछ मतलब हो तब खत लिखना चाहिए, कुछ माने हो, कुछ बात करनी हो, कलाम करना हो तब खुद लिखिए, ये क्या खत लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो। तो सब हंसने लग गए, बाकी शोरा हंसते हैं, मिर्जा हैरान होकर उनके जानिब देखते हैं। अब गालिब शेर सुना रहे हैं और देख रहे हैं कि सभी हंस रहे हैं, तो गालिब की तवज्जो अपने शेर से हट जाती है और वो उनकी तरफ देखने लग जाते हैं कि क्यों होते हैं, हैरान होकर देख रहे हैं। गालिब, अजी साहब ये क्या हरकत है, ना दाद ना तहसीन, इस बेमौका खंदाजनी का मतलब, खंदाजनी हंसी उड़ाना और तहसीन तारीफ करना, दाद देना। जब कोई शायर अपनी गज़ल या अपने अशार सुनाता है तो दाद दी जाती है, उसकी वाहवाही की जाती है, तारीफ़ें की जाती हैं। अब यहाँ पर मिर्ज़ा गालिब शेर पढ़ रहे हैं, उन्होंने अपना अच्छा शेर पढ़ा, हसीन शेर पढ़ा, लेकिन कोई दाद नहीं आई, उल्टा उनकी हंसी और उड़ाई जा रही है, सब हंस रहे हैं, खंदाजनी कर रहे हैं। तो गालिब उनका तवज्जो उस तरफ से हट गई और पूछने लगे कि भाई क्या हो गया, ऐसा मैंने क्या सुना दिया जो आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एक शायर कहता हूं उनमें से, मुआफ़ कीजिएगा मिर्ज़ा, हमें शेर कुछ बेमानी सा मालूम होता है। गालिब, बेमानी? हीरा जी कह रहे हैं उसमें से कि बेमानी क्यों है। हीरा जी यानी आपको पता है, मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करूंगा। हीरा जी कहते हैं, देखिए ना मिर्ज़ा, आप फरमाते हैं खत लिखेंगे गरचा मतलब कुछ ना हो, अगर मतलब कुछ नहीं तो खत लिखने का फ़ायदा ही क्या। अगर आप सिर्फ माशूक के नाम ही के आशिक है तो 3 पैसे का खत बर्बाद करना ही क्या ज़रूरी है, सादा कागज़ पर उसका नाम लिख लीजिए। ये इस दौर के शायरों की सोच है, इस दौर की जदीदियत वाले, यानी जदीदियत शायरी के अंदर बच्चों वही काम किए जाते हैं, वही शायरी की जाती है जो मुआशरे को फ़ायदा पहुंचाए। लोगों के फ़ायदे वाली शायरी को ज़िंदगी से जोड़ दिया गया था, ज़िंदगी में काम आने वाली शायरी, फ़ायदा पहुंचाने वाली शायरी की जा रही थी। और उस वक्त जो शायरी होती थी वो ऐशो इशरत की शायरी होती थी, इश्क मोहब्बत की शायरी होती थी, वो खुशियों की शायरी होती थी। वहाँ पर रदीफ़ और काफ़िया की पाबंदी की जाती थी, यहाँ पर वो सब चीज़ें तर्क कर दी गई हैं। अब गालिब के जो अशार हैं, जो गालिब ने पहले लिख दिए हैं, वो भी इनको बेमाने करार दिए हैं। वो कह रहे हैं कि गालिब साहब, जब आपको कुछ मतलब ही नहीं है तो 3 पैसे का खत क्यों बर्बाद कर रहे हो, सादा कागज़ ले लो, उसी के ऊपर नाम लिख लो। आपको माशूक के नाम से ही तो इश्क है, खाली खत तो लिखना ही नहीं है आपको, तो खत को क्यों बर्बाद करो, एक सादा कागज़ ले लो और उसके ऊपर आप माशूक का नाम लिखो अपने। खंदाजनी का माने मैंने बताया आपको, हंसी उड़ाना। बच्चों बड़ा दिलचस्प मजमून है ये और मज़ाहिया मजमून है, आपको मज़ा भी आएगा और सोचो फिक्र की तरफ भी आप बढ़ जाओगे, आप ध्यान आपका एक तरफ लग जाएगा और आपके दिमाग के अंदर दूसरी चीज़ें चलेंगी कि किस तरह की शायरी की जाती है और किस तरह की शायरी उस दौर में की जाती थी। यहाँ कदीम दौर को जदीद दौर के सामने खड़ा कर दिया गया है, दोनों दौर सामने खड़े हुए हैं और दोनों अपनी शायरी की तारीफ कर रहे हैं। डॉक्टर कुर्बान हुसैन खालिस, मेरे ख्याल में अगर ये शेर इस तरह लिखा जाए तो ज़्यादा मौजू है। अब मीरा जी तो कहते हैं कि भाई ये शेर तो होना ही नहीं चाहिए, आप क्यों शेर लिख रहे हो, ये ख़त क्यों लिख रहे हो, जब आपके पास माशूक से बात करने के लिए कुछ कलाम नहीं है, बातें नहीं करना चाहते, नाम से ही मोहब्बत है तो मत लिखिए, ख़त बर्बाद मत कीजिए। लेकिन कुर्बान हुसैन क्या कहते हैं, ख़त लिखेंगे क्योंकि छुट्टी है हमें दफ्तर से आज। वो कहते हैं कि गालिब को इस तरह से लिखना चाहिए ख़त, कि ख़त लिखेंगे क्यों, क्योंकि दफ्तर से छुट्टी है आज, और चाहे भेजना हमको पड़े बेरंग ही, फिर भी हम तुमको खत लिखेंगे हम जरूर। खत चाहे हमें बेरंग ही भेजना पड़े, फिर भी तुमको खत लिखेंगे हम जरूर, चाहे मतलब कुछ ना हो। जिस तरह से मेरी एक एक नज्म का कुछ भी तो मतलब नहीं, खत लिखेंगे क्योंकि उल्फत है हमें, मेरा मतलब है मोहब्बत है हमें, यानी आशिक हैं तुम्हारे नाम के, हम खत लिखेंगे।
कौन कर रहा है ये? तसदीक हुसैन खालिद, ये उनकी शायरी है। अब उनकी शायरी क्या अंदाज में है वो आप देखिए। गालिब, ये तो इस तरह मालूम होता है जैसे आप मेरे इस शेर की तर्जुमानी कर रहे हैं, यानी आप उसकी तशरीह कर रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं। जब उन्होंने ख़त लिखा, गालिब ने शेर सुनाया, तो तस्दीक हुसैन ने, कुर्बान हुसैन ने अपने हिसाब से सुना दिया। अब वो कैसे लगा गालिब को? तो गालिब कहते हैं मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा है कि मेरा शेर समझ में नहीं आ रहा आपके, मैं जो बात कह रहा हूँ वो आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप अपने अंदाज में समझा रहे हैं, मेरे शेर को आप लोगों को समझा रहे हैं। और फिर गालिब फिर अपना एक शेर यहाँ पर दे देते हैं। बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या कुछ, बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या कुछ ना समझे खुदा करे कोई। ये गालिब की मशहूर गज़ल है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दवा करे कोई। तो मशहूर गज़ल से एक शेर गालिब ने सुना दिया कि बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या कुछ। ये शेर भी गालिब ने इसलिए लिखा था क्योंकि गालिब के दौर में भी गालिब के कीमत नहीं थी, गालिब के अशार की कीमत नहीं थी, गालिब को कमतर समझा जाता था, उनकी आला दर्जे के शेर को भी कम दर्जे के अशार के अंदर शामिल किया जाता था। तो गालिब का ये कहना था कि मेरे शेर लोगों के समझ में नहीं आते, तो समझ में नहीं आने की वजह से ही आपने ये शेर लिखा कि बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या कुछ ना समझे खुदा करे कोई, कि मैं बक रहा हूँ अपने जुनून में, अपने पागलपन में, अब खुदा करे कोई मेरी बात समझे ही नहीं, क्योंकि दूसरे लोगों को गालिब की बातें गालिब के दौर में भी समझ में नहीं आती थी। हीरा जी, जुनू के मुतालिक मिर्ज़ा मैंने कुछ अर्ज़ किया है, अगर इजाज़त हो तो कहूँ। हीरा जी ने जब जुनू का नाम सुना, बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या कुछ ना समझे खुदा करे कोई, तो जुनू का नाम सुनते ही हीरा जी को जोश आ गया। हीरा जी उठे और बोले कि जुनू, मिर्ज़ा मैंने जुनू के मुतालिक कुछ लिखा है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं सुना दूँ। गालिब, हाँ बड़े शौक़ से। हीरा जी, अब हीरा जी की नज़्म सुनिए आप। हीरा जी के ऊपर भी असल ज़िंदगी में भी जुनून तारी था, ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा आपका जुनून की कैफियत के अंदर गुजरा था। तो आपने नज़्म लिखी है, बड़ी खूबसूरत नज़्म है, देखिए आप। जुनू हुआ मगर कहाँ जुनू हुआ, कहाँ हुआ वो कब हुआ, अभी हुआ या अब हुआ, नहीं हूँ मैं ये जानता मगर जदीद शायरी में कहने का जो शौक़ है, तो बस यही है वजह कि दिमाग मेरा चल गया, यही सबब है जो मुझे जुनू हुआ। ये जुनू के नाम से इन्होंने एक शायरी कह दी। अब गालिब देखिए क्या कहते हैं इस शायरी के ऊपर। गालिब अपनी हंसी को रोक रहे हैं, हंसी आ गई गालिब को। वो कहते हैं हंसी रोकते हुए, सुभान अल्लाह, क्या बरजस्ता अशार कहे हैं, बरजस्ता, रवां, चुस्त दुरुस्त, डला हुआ खूबसूरत अशार। यहाँ पर गालिब तंज कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि जुनू के नाम के ऊपर उन्होंने क्या लिख दिया, बात कहाँ जा रही है, क्या कहना जा रहे हैं, कुछ मालूम नहीं, बस शायरी का शौक़ है, नज़्म कहने का शौक़ है, और वो जैसे अंदाज में आ रही है वो कह दिया, तुकबंदी के साथ कह दी। तो गालिब अब हंसी उड़ा रहे हैं और हंसते हुए कह रहे हैं कि माशाअल्लाह भाई, बहुत अच्छी गज़ल सुनाई, बहुत अच्छी नज़्म सुनाई। मीम नून अरशद, अब मिर्ज़ा गज़ल का दूसरा शेर फरमाइए। गालिब, मैं मक्ता ही अर्ज़ करूँगा। मक्ता गज़ल का वो शेर जिसके अंदर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करें। तो अब गालिब से कहा गया कि गालिब आपने अपनी एक ही शेर सुनाया है, अभी आगे सुनाइए। गालिब कहते हैं कि अब मैं तो सुना नहीं पा रहा हूँ, आप तो मेरा मक्ता ही सुन लीजिए, गज़ल ख़त्म करता हूँ मैं। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया वरना हम भी आदमी थे काम के, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया वरना हम भी आदमी थे काम के। ये गालिब इस तरह से अपनी गज़ल को पूरा कर देते हैं। अब अब्दुल हई निगाह, गुस्ताखी माफ़ मिर्ज़ा, अगर इस शेर का पहला मिसरा इस तरह लिखा जाता तो एक बात पैदा हो जाती। गालिब किस तरह, अब गालिब को भी सिखा रहे हैं कि किस तरह से आप शेर कर सकते थे। आपने जो लिखा है, इश्क ने निकम्मा कर दिया वरना हम भी आदमी थे काम के, तो ये थोड़ा बदलाव कर लेते इसके अंदर, तो ये और मौजू हो जाता और अच्छे किस्म का आपका शेर बन जाता। तो गालिब भी जोश में आगे बताइए किस तरह इसको सही कर सकते थे। अब्दुल हई, इश्क ने, हाँ तुम्हारे इश्क ने समझे, तुम्हारे इश्क ने मुझको निकम्मा कर दिया,
अब्दुल हई अपने अंदाज के अंदर गालिब के उस शेर को लिख दिया है। इन्होंने भी आज़ाद नज़्म की तरह लिखा है और कहते हैं कि इश्क ने, हाँ हाँ तुम्हारे इश्क ने समझे, तुम्हारे इश्क ने मुझको निकम्मा कर दिया। अब ना उठ सकता हूँ और चल तो सकता ही नहीं, जाने क्या बकता हूँ मैं, यानी निकम्मा कर दिया इतना तुम्हारे इश्क ने। गिरता हूँ और उठता हूँ मैं, उठता हूँ और गिरता हूँ मैं, यानी तुम्हारे इश्क ने इतना निकम्मा कर दिया। देखिए आप अंदाज़े बयान और पैरोडी भी आप देखिए। यहाँ पर बच्चों ये जो नाम दे रखे हैं इनके साथ ही कन्हैया लाल कपूर का फ़न है कि पैरोडी को भी आपने कितने खूबसूरत अंदाज में कहा है, उन तुकबंदी के साथ इस्तेमाल करते हुए उनको भी मौजू कर दिया है, शेर को सही कर दिया है। गालिब तंज कर रहे हैं गालिब, बहुत खूब भाई, गज़ब कर दिया। गैज़ अहमद, और दूसरा मिसरा इस तरह लिखा जा सकता है। अब फैज़ अहमद भी अपने हिसाब से बात कर रहे हैं कि चलो तुमने तो बता दिया, मैं भी बताता हूँ कि इसको कैसे कर सकते हैं। जब तक न मुझको इश्क था तब तक मुझे कुछ होश था, सब काम कर सकता था मैं और दिल में मेरे जोश था। उस वक्त था मैं आदमी और आदमी था काम का, लेकिन तुम्हारे इश्क ने मुझको निकम्मा कर दिया, लेकिन तुम्हारे इश्क ने मुझको निकम्मा कर दिया। ये फैज़ अहमद ने अपना नज़रिया बता दिया कि इस तरह से आप इसको लिख सकते थे। गालिब, वल्लाह कमाल ही तो कर दिया भाई, आप लोग अपना कलाम सुनाएं। गालिब का यहाँ पर मुकम्मल हो गया। लगा गालिब ने क्या लिखा था और किस तरह से उसको नए नए अंदाज के अंदर गालिब की गज़ल को इन्होंने पेश कर दिया है। अब गालिब जो तंज से अंदर आ गए, मज़ा ले रहे हैं गालिब बैठे हुए, क्योंकि वो भी ज़रीफ़ थे, ज़राफ़त का शौक़ था, अपनी हंसी को रोक रोक कर उनसे मुकाला कर रहे हैं, मुकालमे कर रहे हैं। अब कहते हैं कि भाई अब आपकी सुनाइए, हमारी तो खूब हो गई। मीम नून अरशद। अब डॉक्टर कुर्बान हुसैन खालिस जो जदीद शायरी के इमाम हैं अपना कलाम सुनाएं। डॉक्टर खालिस, अजी अरशद साहब मैं क्या कहूँ, अगर मैं इमाम हूँ तो आप मुज्तहिद हैं। मुज्तहिद जो इज्तिहाद के साथ काम करे, जो शुरुआत जहाँ से करे। मुज्तहिद के माने लिख लेना है आपको, इज्तिहाद करने वाला, नई बात पैदा करने वाला, नई राह निकलने वाला, जिसकी दूसरे लोग तकलीद करें, दूसरे उसके पीछे पीछे चलें, यानी इमाम से भी आगे ये हो गया मुज्तहिद। तो ये कह रहे हैं कि अगर मैं इमाम हूँ तो आप मुज्तहिद हैं, आप जदीद शायरी की मंजिल हैं और मैं संगे मील, इसलिए आप अपना कलाम पहले पढ़िए। मीम नून अरशद। तौबा तौबा, इतनी कसरे नफ्सी अपने आप को कमतर जाहिर करना। तो डॉक्टर खालिस अपने आप को कम जाहिर कर रहे हैं, तो नून मीम राशिद, मीम नून अरशद तौबा करते हैं, बोले इतनी कसरे नफ्सी। अच्छा, अगर आप मुसिर हैं तो मैं ही अपनी नज़्म पहले पढ़ता हूँ। मुसिर इसरार करते हैं, मुसिर यानी अगर आप खूब इसरार कर रहे हैं, मुझसे पढ़ने के लिए कहते हैं, तो मैं ही पढ़ लेता हूँ। नज़्म का उन्वान है बदला। अर्ज़ क्या है, अब नज़्म सुना रहे हैं अपनी, मीम नून अरशद, और नज़्म का उन्वान बदला है। सुनाते हैं, अर्ज़ क्या है। आ मेरी जान मेरे पास अंगीठी के करीब, आ मेरी जान मेरे पास अंगीठी के करीब, जिसके आगोश में यूं नाच रहे हैं शौले, जिस तरह दूर किसी दश्त की पहनाई में, दश्त यानी बयावान रेगिस्तान, और पहनाई उसकी वुसात अर्ज चौड़ाई, जिस तरह दूर किसी दश्त की पहनाई में रक्स करता हुआ कोई भूत कि जिसकी आंखें करमे शबे ताब की मानिंद चमक उठती हैं। करमे शबे ताब, रात को चमकने वाला कीड़ा, जुगनू को यहाँ पर कहा गया है कि वो भूत जिसकी आंखें जुगनू की तरह चमकती हैं। ऐसी तशबिया की लज्जत से मगर दूर है तू एक अजनबी अनजान सी औरत है, जिसे रक्स करने के सिवा और नहीं कुछ आता। अपने बेकार खुदा की मानिंद दोपहर को जो कभी बैठे हुए दफ्तर में खुदकुशी का मुझे यकलख्त ख्याल आता है। अब आप देखिए, ये नून मीम राशिद की आज़ाद नज़्म है। अब आज़ाद नज़्म मैंने बताया आपको कि उम्दा किस्म की भी होती है और
कारस्तानियाँ भी आज़ाद नज़्म के नाम पे ऊपर कर दी जाती हैं। तो उन आज़ाद नज़्म का ही कन्हैयालाल कपूर मजाक बना रहे हैं कि देखिए आप, जो आपके मशहूर शायर हैं उनकी आज़ाद नज़्म है और वो क्या क्या आज़ाद नज़्म के नाम के ऊपर लिख रहे हैं। बहुत सारी तब्दीलियाँ कर रही हैं, लेकिन ना रदीफ़ का पता है, ना काफ़िए का पता है, ना कोई तरन्नुम आ रही है और ना ही सुखन वाली फहम आ रही है। खुदकुशी का मुझे यकलख्त ख्याल आता है, मैं पुकार उठता हूँ ये जीना भी है क्या जीना, और चुपचाप दरीचे में से फिर झांकता हूँ। दरीचा यानी खिड़की। आ मेरी जान मेरे पास अंगीठी के करीब, ताकि मैं चूम ही लूँ आरिज़े गुलफाम तेरा। आरिज़ यानी रुखसार, गाल को कहा जाता है। गुलों की तरह नाजुक तेरे गालों को मैं चूम ही लूँ और अरबाब वतन को ये इशारा कर दूँ। अरबाब वतन, वतन के लोगों, वतन के दोस्त जो रहने वाले लोग हैं वहाँ पर, उनको ये इशारा कर दूँ। इस तरह लेता है अग़यार से बदला शायर, इस तरह लेता है अग़यार से बदला। अग़यार गैर की जमा, गैर वाहिद, और एक से ज़्यादा गैर लोग हों तो वो अग़यार। इस तरह लेता है अग़यार से बदला शायर, और शब ऐश गुज़र जाने पर बहरे जम्माए दरोदाम निकल जाता है। और शबो ऐश, ऐश की शब, इशरत की शब निकल जाने पर, दरोदाम रुपया पैसा, बहरे जमा दरोदाम निकल जाता है। जो भी रुपया पैसा जमा है वो सारा का सारा निकल जाता है। एक बूढ़े से थके मानिंद से रहवार के पास, छोड़कर बिस्तरे संजाब व समूर। रहवार रास्ते में साथ चलने वाला, यहाँ घोड़े के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो छोड़कर बिस्तरे संजाब व समूर, ये नर्म मखमली बिस्तर के लिए बात की गई है। संजाब भी एक जंगली जानवर होता है और समूर भी एक जंगली जानवर होता है, जिनकी खाल के जो मुलायम रेशे होते हैं, मुलायम बाल होते हैं, इनसे नरम मुलायम बिस्तर बनाया जाता है। तो लिख लेना आपको, जंगली जानवर जिसकी खाल मुलायम बालों वाली होती है, उससे लिबास तैयार किया जाता है। और समूर शुमाली बर्फिस्तान का जानवर जिसकी खाल बहुत नफीस होती है, जिससे पोशाक बनाई जाती है। यानी संजाब और समूर ये नर्म नाजुक पोशाक के लिए, नर्म नाजुक बिस्तरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो छोड़कर बिस्तर संजाब व समूर कि ये इस तरह की नज्म लिखी है और इसका उन्वान दिया है इन्होंने बदला। अब सबने नज्म सुनी तो सब मदहोश हो गए नज्म को सुनकर, सबके ऊपर वजद तारी हो गया। देखिए, नज्म सुनकर सारे सामीन पर वजद की हालत तारी हो गई। वजद यानी सरमस्ती, खो जाना, मस्त हो जाना कि क्या सुना दिया, कितनी ख़ास नज़्म सुना दी, कितनी अच्छी नज़्म सुना दी। जो सूफ़ी होते हैं उन वजद के अंदर, अल्लाह की याद के अंदर दुनिया से गाफिल हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये जो शोरा है जो महफिल में शामिल हैं, ये मीम नून अरशद की नज़्म सुनकर वजद के अंदर आ गए, ये भी गाफिल हो गए, इनको पता ही नहीं क्या हो रहा है। एक दूसरे को ये मानी खेज नज़रों से देखते हैं। हीरा जी ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि ये नज़्म इस सदी की बेहतरीन नज़्म है, बल्कि मैं कहूँगा अगर एक तरह से देखा जाए तो उसमें अंगीठी, भूत और दफ्तर तहजीब व तमद्दुन की मखसूस उलझनों के हामिल हैं। हाजरीन एक दूसरे को मानी खेज नज़रों से देखते हुए ज़ेरे लब मुस्कुराते हैं। सभी एक खुश हो गए कि क्या सुना दिया, कितनी बड़ी नज़्म सुना दी है, कितनी उम्दा किस्म की नज़्म सुना दी है, कोई अपने काबू के अंदर नहीं है, सबके ऊपर वजदारी हो गया, घूम रहे हैं, हिल रहे हैं और एक दूसरे को देखकर खुश हो रहे हैं कि वाह अरशद साहब आपने क्या सुना दिया है। और हीरा जी तो तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं, वो कहते हैं कि ऐसी नज़्म तो मैंने आज से पहले कहीं सुनी ही नहीं, ये नज़्म तो सदी की सबसे बेहतरीन नज़्म है, इस नज़्म को सदी की सबसे अच्छी नज़्म का खिताब देना चाहिए, इसके आगे पीछे कोई नज़्म नहीं है। और फिर माने भी उसके निकाल रहे हैं कि इस नज़्म में अंगीठी, भूत और दफ्तर के जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो हमारी तहजीबी और तमद्दनी मुश्किलात की तरफ इशारा कर रहा है, उन उलझनों की तरफ इशारा कर रहा है और उन उलझनों को दूर करने की तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहा है। और गालिब बैठे हुए इनको सबको देख रहे हैं कि इनको हो क्या रहा है, क्योंकि गालिब को तो ये समझ में ही नहीं आई नज़्म आज़ाद नज़्म है और आज़ाद नज़्म गालिब के दौर में नहीं थी। गालिब समझ में ही नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। ये लोग खुद नज़में भी सुना रहे हैं, अजीब व गरीब नज़में सुना रहे हैं और ख़ुद ही उन नज़मों को सुना सुना के मस्त हो रहे हैं, ऐसे मस्त हो रहे हैं कि वजद में तारी हो रहे हैं, वजद तारी हो रहा है इनके अंदर। गालिब की समझ से ये सारी बातें नहीं आ रही हैं, सब बातें बाहर हैं और गालिब हैरत के साथ बैठे हुए हैं, खुद अपनी हंसी रोके हुए हैं और खामोशी से
उन चीज़ों को, उन लोगों को देखे जा रहे हैं। यहाँ पर बच्चों सबक का पहला हिस्सा मुकम्मल हो जाता है। अगले हिस्सा हम गालिब के बयान से शुरू करेंगे कि गालिब के ऊपर इस नज़्म का क्या असर हुआ और गालिब इस नज़्म को किस तरह देखते हैं। इन शोरा के नज़रिए में तो ये नज़्म सबसे बड़ी नज़्म हो गई, इससे बड़ी कोई नज़्म ही पैदा नहीं हुई आज तक, सदी की सबसे अच्छी नज़्म इसको करार देने की बात कर रहे हैं। तो अगले हिस्से के अंदर गालिब का नज़रिया क्या है और नज़्म गालिब किस तरह से सुनते हैं और फिर गालिब कैसे इस महफिल से भाग जाते हैं उठ के, हम मुताला करेंगे उस हिस्से के अंदर जो सबक का चौथा हिस्सा होगा। चौथा हिस्सा आने तक आपको इंतज़ार करना है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।